ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इकोनॉमी की इस पहली क्लास में हम बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स देख लेते हैं, बैंकिंग का बेसिक्स क्या होता है। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो पहले डेफिनेशन ऑफ बैंक देखेंगे कि बैंक किसको बोलते हैं, फिर बैंक के असेट्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कितने प्रकार की बैंकिंग होती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है बैंक की। तो बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लाइसेंस्ड रहता है सेंट्रल बैंक से। उनको जो लाइसेंस दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि वो डिपॉजिट्स ले सकते हैं एंड लोन्स दे सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड फ्रॉम ए सेंट्रल बैंक टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स आर कॉल्ड एज बैंक्स। ठीक है। तो बैंक में देखो दो चीज़ होती हैं, एक असेट्स होते हैं बैंक के और एक होती है लाइबिलिटीज़। जो असेट्स होते हैं बैंक के वो होते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। जो बैंक लोन देते हैं जनता को और जो एडवांसेस देते हैं वो उनके असेट्स होते हैं विच मेक्स प्रॉफिट्स। जो बैंक को प्रॉफिट बना के देते हैं वही उसके असेट्स होते हैं। तो लोन्स और एडवांसेस की कैटेगरीज में आते हैं आपके कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ देख लेते हैं लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं बैंक की। तो इसमें आते हैं जो बैंक में डिपॉजिट्स हैं, जो पैसे डिपॉजिट हो रखे हैं बैंक में, वो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब डिपॉजिट्स में कौन कौन से होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होते हैं और एक होता है टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में आता है आपका कासा CA फॉर करंट अकाउंट एंड SA फॉर सेविंग अकाउंट। ये आपके डिमांड डिपॉजिट हैं। जब भी कस्टमर आएंगे तो आपको उसमें पैसे उनको देने पड़ेंगे अगर वो पैसों की डिमांड करते हैं, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, इसमें एक फ़िक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है, उस टाइम के बाद में वो रिडीम होता है कुछ इंटरेस्ट के साथ में, तो वो कस्टमर को बैंक को देना होता है। तो वो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट की श्रेणी में आता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिकली उसमें कुछ पैसे जमा करने होते हैं और उसमें कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट मिलता है और वो एक फ़िक्स टेन्योर के बाद में मैच्योर होने के बाद में कस्टमर को इंटरेस्ट के साथ में पे करना होता है बैंक को। तो टर्म डिपॉजिट में कौन कौन से हुए, FD और RD। ठीक है। वारियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट देख लेते हैं एक बार। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, FD अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, NRI अकाउंट होता है, एस्क्रो अकाउंट होता है, ESCROW अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट होता है, नोस्त्रो अकाउंट होता है और लोरो अकाउंट होता है। इनका भी एक एक करके देखेंगे। अभी अगर देखें दोस्तों तो 1.55 लैक्स के आसपास बैंक की ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, नियरली 1.55 लाख, 1.5 लाख के आसपास। ठीक है। अच्छा, एक जो होता है ये रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल कोई भी ये इंडियन सिटीज़न जो बैंक में खुलवाता है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट रहता है सेविंग पर्पज़ के लिए। तो इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है BSBDA, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये लोग क्या है, स्टूडेंट्स के लिए होता है ये, इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक होता है BSBDS, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल से स्कीम होती है। ये जनधन अकाउंट जो रहता है वो बेसिक सेविंग अकाउंट में ही आता है। इसमें भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहती। जनधन अकाउंट में 10,000 ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी रहती है। जो करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा कस्टमर को जीरो रहेगा, सभी बैंक में ही लागू है, जीरो इंटरेस्ट रेट रहता है करंट अकाउंट में। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें रहती है। शॉर्ट टर्म लोन भी इसमें मिलता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो लोग रहते हैं वो बैंकों में करंट अकाउंट खुला के
रखते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल जो अकाउंट टाइप है वो करंट अकाउंट है, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म लोन जो रहता है वो मिलता है, जो लेस देन 1 ईयर होता है उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। 1 डे से लेके 90 डेज तक मिल जाता है, ठीक है। एफडी जो रहती है वो शॉर्ट डिपॉजिट की जो एफडी रहती है वो 7 दिन से लेके 179 डेज तक, मतलब 6 महीने से 1 दिन कम ये रहती है। शॉर्ट डिपॉजिट बोलते हैं इसको, एफडी को। मिनिमम 5 लाख इसमें डिपॉजिट करना होता है शॉर्ट डिपॉजिट में, जो 7 डेज से और 179 डेज तक रहती है। लॉन्ग टर्म की जो एफडी रहती है उसमें मिनिमम 10,000 जमा करना होता है, और फॉर सीनियर सिटीज़न को उसमें 5,000 जमा करना होता है मिनिमम। सीनियर सिटीज़न को जो लॉन्ग एफडी है उसमें एडिशनल 0.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है मिनिमम। नॉर्मल जो एडल्ट रहेंगे उनसे सीनियर सिटीज़न को 0.50 का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग का जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। देखो अर्ली पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें 500 BC से 1600 AD तक, ये बहुत ही ओल्ड है, एज ओल्ड एज वैदिक सिविलाइजेशन में भी हम बैंकिंग टर्म का कुछ यूज़ करते थे। जैसे कुछ दिन जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता था वैदिक कल्चर में। वैदिक सिविलाइजेशन जो था, वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से 500 BC तक, महाजनपद काल से पहले तक का जो टाइम था वो वैदिक सिविलाइजेशन था। और उसमें भी हम ये कुछ दिन वर्ड का यूज़ करते थे जो बैंकिंग एक टर्म था, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, मौर्य ने रहा, उसमें भी हम ये आदेशा या हुंडीज वर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। ये ओल्ड नेम है बैंकिंग का ही। मनुस्मृति में डिपॉजिट्स या प्लेज के बारे में बताया गया है, जिसमें कि श्रॉफ होते थे, सेट्स होते थे, साहूकार होते थे, महाजन्स होते थे, सेठीज होते थे। ये सभी का जो पुराने समय में यूज़ होता था, ये सब एक बैंकर की ही तरह काम करते थे, बैंक की तरह ही ये काम करते थे। लोगों को ब्याज पे लोन देते थे और उनसे हाई इंटरेस्ट रेट ये एक्वायर करते थे, जो सेट्स होते थे, साहूकार और महाजन वगैरह, ठीक है। तो ये सभी पुराने बैंक बोल सकते हैं इनको एक तरह से, 500 BC से लेके 1600 BC तक, ठीक है। अच्छा, जो मिलिट्री कंटीजेंट्स होता था उसके साथ में एक बैंकिंग टाइप का ही दस्ता चलता था, जो उनको ज़रूरत के हिसाब से मनी प्रोवाइड करता था, उसको गुमस्ता बोलते थे, ठीक है। एक इतलक करके इतलक जो एक कैश ऑर्डर होता था जो मुगल्स के टाइम पे यूज होता था इतलक के नाम से, ठीक है। अब 1600 से लेके 1921 तक का हम बैंकिंग हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें यहीं से मॉडर्न जो इंडियन बैंकिंग है वो स्टार्ट होता है। मॉडर्न इंडियन बैंकिंग में ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड बैंकिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1600 के बाद में। तो अभी देख लेते हैं हम 1770 में जो एक मैसर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी जिसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला था। ये सबसे पहली यूरोपियन बैंक थी, 1770 में मैसर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोली थी कलकत्ता में, ठीक है। 1830 में, ओनली ये 60 साल ही चली, 1830 से 1832 में एक क्लोज हो गई, लिक्विडेट हो गई ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे टाइप की रूल बेस्ड भी बैंकिंग वाला सिस्टम है, हमारे पैसे इसमें से सेफ़ हैं कि नहीं, इस चक्कर में लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ पाई, तो उस चक्कर में ये बैंक लिक्विडेट हो गई बहुत जल्दी ही, 60 साल के अंतराल में ही। 1770 में ये फॉर्म हुई और 1830 में लिक्विडेट भी हो गई। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुई। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक थी, सबसे पहले जो पहली प्रेसिडेंसी बैंक थी वो कलकत्ता में थी। 1806 में देखो, सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो गढ़ था कलकत्ता ही था, तो उन्होंने जो सबसे पहले बैंक खोली वो 1806 में ही खोली, बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, ठीक है। इसी को 1809 में बैंक ऑफ बंगाल का नाम रख दिया गया, इसी का रीनेम कर दिया गया। जो बैंक ऑफ कलकत्ता थी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन जाती है। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनती है। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनती है। तो जो अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तीनों में एक एक बैंक खुल जाती है। 1809 में जो 1806 में खुली थी बैंक ऑफ कलकत्ता, उसी का नाम 1809 में बैंक ऑफ बंगाल हो गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास।
तो इन तीनों को मर्ज करके प्रेसिडेंस बना दिया गया। प्रेसिडेंसी एक्ट आया एक 1876 में, तो 1876 में इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब इन्हीं का जो नाम है वो बदलकर 1901 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसको प्रपोज किया था JM कैनी ने। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में देखो 1955 में नेशनलाइज्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। जो इंपीरियल बैंक था 1921 में जो मर्ज करके बनाया गया था, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम भी रख दिया गया। 1959 में SBI की जो सब्सिडरी एक्ट था वो आया और उसमें टोटल 8, उसके बाद में 7 बैंकों का पार्टीशन कर दिया गया। जो SBI थी इसकी सब्सिडरी बैंक थी 8, जैसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे करके टोटल 7 बना दी गई थी। लेकिन 2016-17 में जो भी सब्सिडरी थी सभी को मर्ज करके एक ही कंसोलिडेटेड बैंक बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 2016 से 17 में। ठीक है, 14 बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज्ड कर दिए गए 19 जुलाई 1969 को। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसकी आउटरीच बढ़ाने के लिए, नेशनलाइज्ड करने का मतलब इसका जो 51% से ज़्यादा शेयर है वो गवर्नमेंट के हाथों में ले लिया। ये प्राइवेट थी पहले, तो कब कर किया गया? 1969 में। 19 जुलाई को। कौन कौन सी बैंक थी 14? देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये 14 को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद में इनका जो डिपॉजिट है दोस्तों बहुत ही एक पेस में बढ़ा। 800% के आसपास इनका डिपॉजिट बढ़ने लगा जैसे नेशनलाइज्ड हुई। लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा था, तो गवर्नमेंट का भरोसा जब बैक रहेगा तो लोग उसमें डिपॉजिट करने आए, फिर डिपॉजिट करने लगे। ठीक है, 1980 में दूसरे फेज़ में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसमें 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया, जिसमें आंध्रा बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी, पंजाब एंड सिंध बैंक थी एंड विजया बैंक थी। इन 6 को नेशनलाइज्ड सेकेंड फेज़ में 1980 में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद बना। ठीक है, 1865 में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना था, लेकिन उसके प्रेसिडेंसी बैंक के बाद में ये 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद बनता है। अभी जो इलाहाबाद बैंक ऑफ इलाहाबाद है उसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक बना, इसमें लाला लाजपत राय भी एम्प्लॉय थे। ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक है, अगर आप ही देखें हम तो पंजाब नेशनल बैंक जो है सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक है, 1895 में फॉर्म हुई थी। 1911 में देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो फॉर्म की गई। फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक थी जो लोकमान्य तिलक ने फॉर्म करी थी। मुंबई में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें सभी एम्प्लॉई जो थे वो इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स को इसमें एंट्री अलाउड नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखो 1921 से और 1947 का फॉर्मेशन देख लेते हैं हम बैंकों का, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। यूनिफाइड एंड सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए इनको बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ऐसा BR अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, तो जो भी रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम के लिए BR अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, उसके बाद में हिल्टन यंग कमीशन आया 1926 में। 1928 में प्लान ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ मनी। 1934 में फिर से आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये पहले प्राइवेट थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोलकाता में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1934 में। फिर 1935 में RBI एग्जिस्टेंस में आ जाती है।
ठीक है। और 1937 में इसको कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 1949 में नेशनलाइजेशन हो जाता है आरबीआई का। देखो, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट ऐसा बैंक है जिसने अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में खोले थे, जो यूके में एक अपना ब्रांच खोला था इसने, बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम देख लेते हैं। आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जितने भी बैंक आते हैं उनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। देखो, अभी दो शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक हैं। एक कौन सा है, सुभद्रा लोकल बैंक है जो कोल्हापुर में है महाराष्ट्र में। एक कृष्णा समृद्धि लोकल बैंक है जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और दूसरा इसका महाराष्ट्र में भी है। एक चीज़ होती है, देखो, DICGCI, ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें अगर किसी कस्टमर का पैसा डूब जाता है तो उसके इंश्योरेंस के लिए बेसिकली ये संस्था खोली गई है। उसमें कम से कम 5 लाख रुपए उस कस्टमर के इंश्योर्ड रहेंगे। अगर कल की डेट में बैंक डूब भी जाता है तो 5 लाख रुपए कम से कम उसको दे दिए जाएंगे DICGCI के थ्रू, ठीक है। इसमें देखो, कॉमर्शियल जो बैंक हैं शेड्यूल बैंकों के अंदर, उसमें देख लेते हैं एक बार। जो कॉमर्शियल बैंक हैं उसमें देखो, प्राइवेट बैंक आती हैं, टोटल 21 हैं। प्राइवेट बैंक हो गई जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस, ठीक है। इनमें जो प्राइवेट बैंक होती हैं उनमें गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयर होल्डिंग है, वो 50% से कम होती है। फॉरेन बैंक हैं जैसे 44 के आसपास हैं अभी फॉरेन बैंक इंडिया में। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गई। ये पब्लिक बैंक होती हैं, पब्लिक बैंक जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अभी गवर्नमेंट की होती है। जैसे अभी 11 हैं एट प्रेजेंट 2000, अगर मैं 25 लास्ट की बात करूं तो एज ऑन जनवरी 2026 भी बोलूं तो अभी 11 नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में। और शेड्यूल्ड बैंक में और कौन से हैं, कॉरपोरेशन बैंक, अर्बन और रूरल दो होते हैं। ये क्रिएटेड होती हैं ग्रुप के द्वारा, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक होती हैं जो 43 के आसपास हैं। अभी तो हर स्टेट के हिसाब से कर दी गई हैं। एक स्टेट में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो 12 हैं, सभी प्राइवेट हैं। पेमेंट बैंक हैं जो 6 हैं, जैसे IPPB हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। डेवलपमेंट बैंक में आते हैं नाबार्ड, सिडबी और एग्जिम, ठीक है। नाबार्ड का सेपरेट लॉ होता है, ऑटोनोमस है ये, ठीक है, ऑटोनोमस रहती हैं ये, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो रहता है उसका जो सुपरवाइज़र है वो नाबार्ड है। रेगुलेटर लेकिन RBI ही होता है, ठीक है। ऑल आर शेड्यूल्ड होती हैं। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक रहती हैं वो सभी शेड्यूल्ड बैंक रहती हैं। RRB की बात करें, अगर हम रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 15% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और 35% जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उसकी RRB की उसका रहता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड दोनों होती हैं। अर्बन कोऑपरेटिव में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड भी, ठीक है। कोऑपरेटिव जो लाइसेंसिंग होती है उसमें 2 लाइसेंस होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और एक RBI करती है, क्योंकि, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट और गवर्नमेंट और RBI दोनों लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती हैं। MCLR इज़ द फार्मूला गिवन बाय RBI टू कंसीडर फॉर लोन रेट फॉर बैंक्स। All banks can decide their loan rate in line with MCLR, but RBI not decide लोन रेट्स RBI डिसाइड नहीं करती, लेकिन MCLR RBI डिसाइड करती है। उसी के बेसिस पर बाकी जो बैंक्स हैं वो लोन जो है प्रोवाइड करती हैं उसी को बेस बनाकर, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एक NHB है जो सब्सिडरी है RBI का। नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988 को खोला गया था। एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं जिसको। एक सिडबी है, SIDBI सिडबी। एक NAFED है जो न्यूली डेवलपमेंट बैंक है। फर्स्ट बैंक फॉरेन कंट्री पे बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में 1940 में खोला था। 1770 में फर्स्ट बैंक आया बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो आई थी बैंकों में वो तलवार कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। नचिकेत मोर कमेटी ने पेमेंट बैंक का रिकमेंडेशन दिया था। कॉइनेज एक्ट 1906 का जो है वो
रुपी जो कॉइन है उसको लीगल टेंडर बना दिया था 1906 में। फर्स्ट जो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।